और आप दो तरह से स्टडी कर सकते हो। वर्क वीज़ा के साथ साथ बात करते हैं पीआर की। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपना एयर फेयर निकाल लेते हैं, अपनी जो टिकट है ना, टिकट के पैसे। हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जापान के बारे में आप लोगों ने बहुत प्रेज सुनी होगी, तो इस देश को एक्सप्लोर करना बनता है, राइट। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आई एम गोइंग टू शेयर 3 ways बाय विच यू कैन ऑल्सो कम टू जापान ऑन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, शायद ये किसी के काम आ सके। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले है स्टूडेंट वीज़ा। स्टडी के बेस पे आप जापान आ सकते हो और स्टूडेंट वीज़ा अवेल कर सकते हो। इसकी मिनिमम जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो है कि आप 18 साल या उससे ज़्यादा के होने चाहिए, 10+2 आपने पास करी हो, और उसके साथ साथ जो आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करते हो उसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 20 वीक्स होनी चाहिए। अगर आपका कोर्स 20 वीक्स से कम का है तो उस केस में जो इंस्टीट्यूट है वो आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर नहीं करेगा। और आप दो तरह से स्टडी कर सकते हो, या तो आप सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हो और किसी जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लेते हो और उसमें आप कोई कोर्स सेलेक्ट करते हो जिसकी ड्यूरेशन जो है 20 वीक से ज़्यादा है, या फिर आप प्रॉपर हायर स्टडी के लिए आते हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, या फिर आप पीएचडी करते हो किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर, किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर फ्रॉम एन यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आप इसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। 28 आवर्स पर वीक के हिसाब से आपको टाइम मिलता है। अब बात करते हैं वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा दो तरीके से आपको मिल सकता है। पहला ये कि आप इंडिया में किसी ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जिसका ऑफिस जापान में भी है, और आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट ढूंढो और जिसके थ्रू आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र लेके जापान आ सको। सेकंड है कि आप इंडिया से जापान की किसी कंपनी में अप्लाई करो, इंटरव्यू क्लियर करो, कंपनी आपको स्पॉन्सर करने के लिए रेडी हो, और उस केस में भी आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। वर्क वीज़ा की ड्यूरेशन डिपेंड करती है, आपको 1 साल, 3 साल या 5 साल, इनमें से किसी भी एक ड्यूरेशन की मिल सकती है। वर्क वीज़ा के साथ साथ बात करते हैं पीआर की। अनलाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं इमिग्रेशन के लिए, जापान के अंदर आपको पीआर इंडिया से नहीं मिलेगी। पीआर अप्लाई करने के लिए आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल जापान के अंदर यहाँ पे रहना होगा, यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पीआर मिल सकती है। सिंपल ये है कि आपको इंडिया बैठे पीआर नहीं मिल सकती लाइक कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं पॉपुलर जॉब्स की। कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर आपको जापानीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब यहाँ पे बहुत पॉपुलर है और आपको जापानीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए उनके अंदर। ऐसी कंपनीज़ हैं जो सिर्फ ये बोलती हैं कि आपको टेक्निकली आप अच्छे होने चाहिए, जापानीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर आप बैठ के उन कंपनीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हो, एंड दे हैव क्लियरली रिटन, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर साफ लिखा होता है कि वीज़ा स्पॉन्सर अवेलेबल है, जापानीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, आप टेक्निकली अच्छे हैं तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर की जब बात करते हैं, स्पेसिफिकली ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको जापानीज़ नहीं चाहिए, बट हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कंपैरेटिवली कम जॉब्स हैं। जापानीज़ चाहिए, अगर आपको जापानीज़ आती है तो आपका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थर्ड नंबर पे जो है वो है सर्विस स्टाफ। सर्विस स्टाफ की जॉब्स, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट, कैफ़े, या फिर आप कोई क्लीनिंग या हॉस्पिटैलिटी की जॉब करते हो, उनके अंदर आपको जापानीज़ आनी चाहिए, एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल विच इज़ N3। उस लेवल की आपको जापानीज़ आनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोनिचिवा। फोर्थ कैटेगरी जो है उसके अंदर आती हैं जॉब्स लाइक बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स मैनेजर, या फिर आप इंटरप्रेटर हो, ट्रांसलेटर हो। इन जॉब्स के लिए आपको जो जापानीज़ लैंग्वेज है उसके अंदर N1 या N2 लेवल आपका होना चाहिए, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट टूरिस्ट वीज़ा की। जापान का टूरिस्ट वीज़ा बहुत इजी है, इंडियंस के लिए स्पेशली, और इसकी जो कॉस्ट है, जो फीस है, वो भी 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर है। ये 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। जिस दिन आप जापान एंटर करते हो उस दिन से 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। और इस वीज़ा के अंडर आप जापान आओ, घूमो फिरो। इस वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। बेसिकली क्या है कि आप यहाँ पे टैक्स फ्री शॉपिंग कर सकते हो। तो जो यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अपना एयर फेयर निकाल लेते हैं, अपनी जो टिकट है ना, टिकट के पैसे यहाँ से शॉपिंग करके निकाल लेते हैं। आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी ने 13 प्रो मैक्स आईफोन ख़रीदे और उसके साथ ही 2 मैकबुक प्रो ख़रीद लिए। उनके ऊपर जो आपको टैक्स लगता है 10%, वो आपको नहीं देना। और देख लो, उस हिसाब से आप इजीली अपना किराया निकाल सकते हो। तो ये वीज़ा आई वुड से ईजीएस्ट है। अगर आप यहाँ पे जापान में सेटल होना चाहते हो तो पहले आप यहाँ पे आओ, घूमो फिरो, देखो, अगर आपको ठीक लगे तो लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आ जाओ। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 तरीके शेयर किए हैं जिससे आप जापान आ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मेरे को नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, बिकॉज मैं इन हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बताऊंगा जहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एज ए स्टूडेंट आना है तो कैसे आप आ सकते हो। उन वीडियोस के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हो। इससे क्या है कि अगर कोई जापान आना चाहता है या फिर उनका इंटरेस्ट है किसी का, तो मे बी इन वीडियो से उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इससे मेरा थोड़ा हौसला बढ़ता है कि हाँ, मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रही हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़े फ्रीक्वेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप फॉलो कर सकते हो @IamVikasdeep Singh। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।